1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी आर्थिक हालत क्या थी। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ अपने फायदे के लिए एक तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो 1947 आते आते दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक कैसे बन गया? बस इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारत के लोगों के विकास के लिए थी ही नहीं। उसे तो डिज़ाइन ही इस तरह किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के हितों को पूरा करे। अब इसका मतलब क्या था, चलिए देखते हैं। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब बड़ा सीधा सा था। मतलब सारे नियम, सारे कानून, सारी पॉलिसीज, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे भारत के संसाधनों को, यहाँ की दौलत को निकालकर ब्रिटेन भेजा जाए और उसे और अमीर बनाया जाए, बस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जिस पर देश की सबसे बड़ी आबादी निर्भर थी, यानी कि कृषि, खेती किसानी, जो कि भारत की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन इसी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे करके तोड़ दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, उस वक्त देश की लगभग 70 से 75% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर थी। मतलब साफ है, अगर खेती पर कोई भी आंच आती तो इसका असर सीधे सीधे देश की 3/4 जनता पर पड़ता। और अंग्रेजों ने चोट भी ठीक वहीं की। उन्होंने किसानों पर दबाव डाला कि वो अपने खेतों में गेहूं चावल जैसी खाने पीने की फसलें न उगाएं, बल्कि उसकी जगह नील, जूट, कपास यानी कैश क्रॉप्स उगाएं। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इन चीजों की जरूरत ब्रिटेन में लगी फैक्ट्रियों को थी, और इसका जो नतीजा निकला वो भारत के लिए बहुत ही भयानक साबित हुआ। सोचिए, जब खेतों में खाने का अनाज उगेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे क्या? इसी एक पॉलिसी की वजह से देश में अनाज की जबरदस्त कमी हो गई, और नतीजा 1943 के बंगाल अकाल जैसे वो विनाशकारी अकाल, जिसमें लाखों, जी हां, लाखों लोगों ने भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। अच्छा, ये तो हुई कृषि की बात। अब आते हैं इंडस्ट्री पर, और यहाँ तो भारत को एक नहीं बल्कि दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ जो हमारे पुराने पारंपरिक उद्योग थे उन्हें खत्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो नए मॉडर्न उद्योग लग सकते थे उन्हें कभी पनपने ही नहीं दिया गया। एक समाना था जब भारत का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के बने कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन फिर ब्रिटेन ने क्या किया? अपनी फैक्ट्रियों में मशीनों से बने सस्ते कपड़े लाकर भारतीय बाजारों को पाट दिया। अब नतीजा क्या हुआ? हमारे कारीगर, हमारे छोटे छोटे उद्योग, वो इस कंपटीशन में टिक ही नहीं पाए और पूरी तरह बर्बाद हो गए। और ऐसा नहीं है कि कोई नए मॉडर्न उद्योग लगे ही नहीं, लगे। जैसे कुछ कपड़ा मिले, जूट मिले, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के फायदे के लिए लगाए गए थे। भारत में कभी भी हेवी इंडस्ट्री, मतलब बड़े कारखानों को डेवलप नहीं होने दिया गया। क्यों? ताकि भारत हमेशा जरूरी चीजों के लिए ब्रिटेन पर ही निर्भर रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर खेती बर्बाद हो रही थी, इंडस्ट्री तबाह हो रही थी, तो भारत का पैसा, यहाँ की दौलत आखिर जा कहाँ रही थी? इस एक सवाल का जवाब हमें दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी में मिलता है। दादा भाई नौरोजी ने इससे नाम दिया ड्रेन थ्योरी, यानी धन की निकासी का सिद्धांत। उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत की संपत्ति को लगातार निचोड़कर ब्रिटेन भेजा जा रहा था, जैसे कोई पाइप लगाकर सारा पानी खींच रहा हो। अब ये होता कैसे था? समझिए, इसके 3 बड़े सिंपल स्टेप्स थे। स्टेप 1, भारत से कच्चा माल जैसे कि कपास बहुत ही सस्ते दामों पर ब्रिटेन भेजा जाता था। स्टेप 2, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में उसी कपास से कपड़ा तैयार होता था। और स्टेप 3, वही कपड़ा बहुत ज्यादा मुनाफा जोड़कर ऊंचे दामों पर वापस भारत के बाजारों में बेच दिया जाता था। तो इस पूरे खेल में, इस पूरे लेन देन में जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी मुनाफा होता था, वो किसकी जेब में जा रहा था? ब्रिटेन की। भारत को इससे रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा था। उल्टे भारत का अपना पैसा ही देश से बाहर जा रहा था। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा, एक दलील अक्सर दी जाती है कि अरे अंग्रेजों ने भारत में रेलवे बनाई, सड़कें बनवाई, विकास किया। लेकिन ये सूरत पूरी सच्चाई नहीं है। जरा सोचिए, रेलवे का असली मकसद क्या था?
उसका असली मकसद था देश के कोने कोने से कच्चा माल खींचकर बंदरगाहों तक पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आम भारतीयों की सुविधा वो तो बस एक साइड इफेक्ट था। तो हमने ये तो समझ लिया कि बड़े लेवल पर क्या हो रहा था, लेकिन इन सब आर्थिक नीतियों का, इन सब पॉलिसीज का एक आम भारतीय की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? चलिए अब जरा उस पहलू को भी देखते हैं। और सच कहूं तो जो परिणाम थे वो दिल दहला देने वाले थे। लोगों की आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा कम थी। देश में चारों तरफ भयंकर गरीबी और कुपोषण फैला हुआ था। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब तो भूल ही जाइए। किसान और मजदूर कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे और अकाल पड़ना तो जैसे एक आम बात हो गई थी। तो इन सब के बाद जब 1947 में आखिरकार हमें आज़ादी मिली, तो हमें विरासत में कैसी अर्थव्यवस्था मिली? चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। सच तो ये है कि आज़ादी के समय भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ गरीबी थी, बेरोजगारी थी, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बेस नहीं था और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उन्हें बुरी तरह लूटा जा चुका था। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए जरा, ऐसी टूटी फूटी, ऐसी खोखली अर्थव्यवस्था के साथ एक नए आज़ाद हुए भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का सफ़र कितना ज्यादा मुश्किल और चुनौतियों भरा रहा होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।